नमस्कार दोस्तों, मैं मुखराज कटारिया और आज हम फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स से संबंधित लेखांकन, अकाउंटिंग सिद्धांत, अवधारणाएं, मान्यता, सिद्धांत, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड एज्यूम्पशन के संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। कल हम लेखांकन के अर्थ और उद्देश्य के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे। उससे आगे आज सिद्धांत और अवधारणाएं, मान्यताओं के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। लाभों की प्रत्यक्षा मत करो और हानियों के लिए व्यवस्था इस मान्यता का आधार है। यानी कि लाभों की प्रत्यक्षा मत करो, यानी लाभों की आशा मत करो, लाभों को ध्यान में मत रखो, लेकिन हानियों की व्यवस्था करो। यानी व्यवसाय में किसी भी प्रकार के हानि होने की संभावना मात्र भी हो तो उसकी भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तो ये अवधारणा किस मान्यता पर आधारित है? तो ऑप्शन है रूढ़िवादिता की परिपाटी, एक रूपता की परिपाटी, सारता की परिपाटी, पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी। तो इसका सही आंसर है वो एक नंबर आंसर है पूर्ण रूढ़िवादिता की परिपाटी। यानी रूढ़िवादिता के तहत ये परंपरा यह कहती है कि लाभों को ध्यान में मत रखो, लेकिन हानियों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है लेखांकन विवरणों में संयोगिक दायित्वों के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास इनके अनुपालन में है। यानी कि लेखांकन विवरण में संयोगिक दायित्वों, संयोगिक यानी कि जिन दायित्वों की भविष्य में उत्पन्न होने की संभावना हो उसे संयोगिक दायित्व कहा जाता है, के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास इसके अनुपालन में है। यानी कि जब वित्तीय विवरण बनाते हैं तो वित्तीय विवरण बनाते समय हम जो भविष्य से संबंधित दायित्व होते हैं उनका उन वित्तीय विवरणों में उल्लेख करते हैं। तो ये अवधारणा किस परिपाटी से संबंधित है? तो इसका स्थिरता की प्रथा, मुद्रा मापन अवधारणा, रूढ़िवादिता का अवधारणा, प्रकटीकरण की अवधारणा यानी पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से किसे व्यवसाय की लेखा पुस्तकों में अभिलेखित किया जाता है? यानी कि कंपनी मुद्रा मापन अवधारणा यह कहती है कि जिनका मौद्रिक मूल्य हो, जिन्हें मुद्रा में अभिव्यक्त किया जा सकता है, उन्हीं का ही लेखा किया जाता है पुस्तकों में। जो खाता बही जनरल पुस्तकें होती हैं उनकी, यानी कि लेखांकन करने के लिए सर्वप्रथम यही है कि उनका मेजरमेंट मुद्रा मनी में हो सके। तो इसके लिए ऑप्शन है कंपनी के प्रबंध निर्देशक का स्वास्थ्य। तो इस स्वास्थ्य से यहाँ पर पहले ऑप्शन में यहाँ पर किसी भी प्रकार का मुद्रा से संबंध नहीं है। कंपनी के माल की गुणवत्ता, यानी जो माल की गुणवत्ता है उसका भी मुद्रा से, मौद्रिक मूल्य से कोई लेना देना इनमें से कोई नहीं, या संयंत्र है मशीनरी का मूल्य। तो ये ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है तो वो सही है, क्योंकि यहाँ संयंत्र और मशीनरी का मूल्य के बारे में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन है लेखांकन की अवधारणा जिसके आधार पर लाभ और हानि खाता तैयार किया जाता है। यानी कि कौन सी अवधारणा है जिसके आधार पर लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है? लागत, वसूली, मिलान और प्रकटन। तो इसका आंसर नंबर 3 राइट आंसर 3 है। मिलान की अवधारणा, मिलान के आधार पर ही लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। मिलान की अवधारणा के आधार पर जो इस वर्ष से संबंधित आय व्यय हुए हैं उन्हीं का ही लेखा इस वर्ष में किया जाता है। जो आय व्यय
पिछले वर्ष से संबंधित हैं तो उसको घटा दिया जाता है, संबंधित जो वर्तमान वर्ष से संबंधित हैं। जैसे कि अगले वर्ष अभी 2025 चल रहा है, तो 2026 से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी मद वित्तीय विवरणों में शामिल है या लेखांकन करते समय शामिल है, तो उसको संबंधित वर्ष जैसे 2025 में से घटा दिया जाता है और उसके अनुसार ही लेखा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी व्यवसाय को क्रय किया जाता है तो लिए गए दायित्वों को घटाने के बाद बची कुल संपत्तियों के मूल्य से अधिक भुगतान की गई राशि क्या कहते हैं। यानी जैसे कि कोई व्यवसाय का परचेज किया है, यानी कि खरीदा है, कोई व्यवसाय चल रहा है, उस व्यवसाय को किसी कंपनी, संगठन या एकल व्यक्ति या साझेदारी फर्म ने खरीदा है, तो जो उसकी मार्केट वैल्यू है, बाजार मूल्य है, उस मूल्य से अगर ज़्यादा, जो पुस्तक मूल्य है उससे ज़्यादा अगर हम उसको सामने वाली पार्टी को भुगतान करते हैं तो वो क्या कहलाता है। तो अंश अधिमूल्य, विनियोजित पूंजी, कार्यशील पूंजी और ख्याति। तो इसका आंसर नंबर 3, 2 नंबर आंसर सही है, ख्याति इसका राइट आंसर। अगर हम जो संपत्ति क्रय करते हैं उस क्रय मूल्य से कम भुगतान करते हैं तो पूंजीगत लाभ होता है, लेकिन अगर क्रय मूल्य से अधिक भुगतान करते हैं तो उस व्यवसाय की ख्याति होती है, जिसे हम भुगतान करते हैं, जिससे हमें लाभ प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखांकन नियम, प्रविधियां तथा पद्धतियां समान अपनाई जानी चाहिए और उन्हें वर्ष प्रतिवर्ष बदलना नहीं चाहिए। ऐसे लेखांकन प्रथा को कहते हैं, क्या कहते हैं। जैसे कि एक साल 2024 में जो हमने लेखांकन की पद्धतियां, नियम, रूल अपनाए थे उसी के अनुसार खाते बनाए, तो अगले साल जैसे कि 2025, उससे अगले साल 26, 27, तो वर्ष प्रतिवर्ष जो नियम, विधियां, लेखांकन करने के लिए पद्धतियां अपनाई जाती है तो समान रूप से अपनाई जानी चाहिए। तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, सुसंगति, यानी कि समान रूप से उसमें एक रूपता लाने के लिए, जिससे कि आपस में संबंधित वर्षों की तुलना कर सकते हैं। स्थायी परिसंपत्ति आर्थिक चिट्ठे में ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शाई जाती है। ऐसा निम्नलिखित लेखांकन सिद्धांत के अनुरूप अनुपूर्ति हेतु किया जाता है। यानी कि स्थायी परिसंपत्तियां आर्थिक चिट्ठे में ऐतिहासिक लागत के आधार पर दर्शाई जाती हैं। ऐसा निम्नलिखित लेखांकन सिद्धांत के अनुसार, यानी स्थायी संपत्तियां हैं उसको आर्थिक चिट्ठे में ऐतिहासिक लागत, जो वास्तविक लागत है संपत्ति, उसमें से डेप्रिसिएशन घटा के दिखाया जाता है। तो हम बाजार मूल्य को, मार्केट वैल्यू को ध्यान में नहीं रखते हैं। ये इस तरह क्यों किया जाता है, इसका क्या कारण है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, चालू व्यवसाय सिद्धांत, रूढ़िवादिता सिद्धांत, स्थिर मुद्रा मूल्य सिद्धांत, वसूली सिद्धांत। इसका राइट आंसर 1 नंबर है, चालू व्यवसाय सिद्धांत। इस सिद्धांत है जिससे कि व्यवसाय दीर्घकाल तक चलता रहे। इसी अवधारणा के आधार पर स्थायी संपत्तियों को हम आर्थिक ऐतिहासिक लागत पर चिट्ठे में दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लेखांकन मानक का निर्धारण किन के द्वारा किया जाता है। यानी भारत में लेखांकन इंडियन अकाउंटिंग एसोसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का निर्धारण किन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, कंपनी लॉ बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से किन के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। भारतीय लेखांकन मानक परिषद कार्य नहीं करता है। यानी कि कौन सा कार्य लेखांकन मानक परिषद का नहीं है।
यानी भारतीय लेखांकन मानक परिषद कौन कौन से कार्य करता है, उनमें से ये पूछा है कि कौन सा कार्य नहीं करता है, तो अपन को ये बताना है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित लेखांकन मानकों का प्रतिपादन करना, ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि मानकों का निर्धारण करना। अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक समिति द्वारा बनाए गए लेखांकन मानकों की समीक्षा करना कि वो जो लेखांकन मानक बनाए कहाँ तक सही है, कहाँ उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, उसकी समीक्षा करना। लेखांकन मानकों से उत्पन्न बिंदुओं को निर्देशन तथा स्पष्टीकरण देना, यानी कि लेखांकन मानकों से जो बिंदु समस्याएं उत्पन्न आ रही हैं या उससे संबंधित कुछ भी तथ्य है उनका निर्देशन करना, स्पष्टीकरण करना। जो लेखांकन मानकों का प्रचार करना, व्यापारिक ग्राहकों को उन्हें अपनाने के लिए सहमत बना। तो ये कार्य भारतीय लेखांकन मानक परिषद का नहीं है, तो इसका आंसर नंबर 4 सही है। कौन सा कार्य नहीं है, तो आंसर नंबर 4 सही है। यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपने आय मान लेती है तो निम्न में से किस अवधारणा का उल्लंघन करती है। यानी कि यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपनी आय मान लेती है तो निम्न में से किस अवधारणा का उल्लंघन करती है। तो ऑप्शन है मुद्रा मापन अवधारणा, लागत अवधारणा, वसूली अवधारणा, पृथक अस्तित्व अवधारणा। यानी कि ग्राहक से अग्रिम राशि प्राप्त हो गई है, किसी ग्राहक को माल अपने अभी बेचा नहीं है लेकिन उससे राशि प्राप्त हो गई है, उसको वस्तु या सेवाएं प्रदान करनी अभी बाकी है और उससे अग्रिम राशि प्राप्त कर लेती है, और उस आय को हम अपनी आय संबंधित वर्ष जो करंट ईयर चल रहा है चालू वर्ष में मान लेते हैं, तो वो किस अवधारणा का उल्लंघन मानती है। तो वसूली अवधारणा का उल्लंघन मानती है। वसूली तभी मानी जाती है जब या तो वस्तु और सेवाओं उसको प्रदान कर दी जाती है, तभी वसूली मानी जाती है। थैंक यू।